हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी आधारभूत संरचना तथा विकास। इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे, जिसके पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप्स क्या हैं, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या है, और बाद में हम बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किसी इकोनॉमी की आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करता है या कैसे उसको इंड्यूस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यानी आधारभूत संरचना क्या है। आधारभूत संरचना, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो उत्पादन है, उपभोग है, निवेश है, उन सब के आधार के रूप में जो संरचना विद्यमान होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर या उसकी आवश्यकता होती है, वो आधारभूत संरचना कहलाती है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो सभी फैसिलिटीज, एक्टिविटीज या सर्विसेज होती हैं जो किसी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन को, डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह का हो सकता है। अ, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी इकोनॉमी के अंदर वो सर्विसेज हैं जो वहां पर उत्पादकता को बढ़ावा देती हैं, उत्पादकता को बढ़ाती हैं। और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सेटअप, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर वो सेटअप सर्विसेज का या वस्तुओं का वो सेटअप जो वहां पर उत्पादन की प्रक्रिया को फैसिलिटेट करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। यानी कि अगर हमें उत्पादन करना है तो ये चीजें हमें प्रायर में चाहिए, यानी उससे पहले ही चाहिए होती हैं, तभी उत्पादन की प्रक्रिया आगे चल सकती है। तो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का होता है, जिसमें पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम अगर डिफाइन करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो सभी इकोनॉमिक फैसिलिटीज, सर्विसेज या एक्टिविटीज जो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं, या ये कहें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। और दूसरी टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर की है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सामाजिक आधारभूत संरचना, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन आती है। यहाँ पर फर्क ये है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सर्विसेज, वो फैसिलिटीज हैं जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है। जबकि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चीजें आती हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती हैं, और फिर ह्यूमन जो है वो इकोनॉमी की के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देता है। तो इस तरीके से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि एजुकेशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट ना करके इनडायरेक्टली करती है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करती है, जैसे कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और वो फिर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। जहां तक इस वीडियो की बात है, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो हमारी मेन है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और आर्थिक आधारभूत संरचना क्या होती है, कितने टाइप की है, किस तरीके से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमने बात की कि उसमें है एनर्जी है, कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। तो अगर हम इस स्लाइड को देखते हैं तो यहाँ हम पाएंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है तो रोड हैं, रेलवेज हैं, इसके अलावा एयरवेज हैं, पोर्ट्स हैं, या वाटर सप्लाई है, या सैनिटाइजेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, या टेलीकम्युनिकेशन है, ये सभी के सभी क्या हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं।
तो अब हम पार्टली जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थ्री टाइप्स हैं, एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, बहुत आवश्यक, एसेंशियल होता है। फिर चाहे वो फील्ड कृषि का हो, चाहे वो उद्योगों का हो, सभी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, यानी कि हमें बिजली की आवश्यकता होती है, कृषि के अंदर है तो वहां भी हमें बिजली की आवश्यकता है, उद्योगों में हमें मशीनों को चलाने के लिए जरूरत होती है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हर जगह पर रहती है। या वो फ्यूल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है कि हमें चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, तो वहां पर हमें फ्यूल चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी हमें हर फील्ड में चाहिए। हमें एजुकेशन, हमें एग्रीकल्चर में चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज के अंदर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए, हमें घरों के अंदर कुकिंग या लाइटिंग या हीटिंग के प्रोसेस के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है, इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली एनर्जी किन किन सोर्सेज से मिल रही है उसका क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। दूसरा है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तीसरा है प्राइमरी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और चौथा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम सेपरेटली इनके बारे में जान लेते हैं कि कमर्शियल या नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होती है। कमर्शियल मतलब के व्यावसायिक। तो एज द नेम सजेस्ट कि ये किस उद्देश्य से है, व्यावसायिक उद्देश्य से है, यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होना है, मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज के अंदर और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल की जा रही है इंडस्ट्रीज के अंदर, और यहाँ पर कमर्शियल पर्पज उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि लाभ कमाना, वो पर्पज इसके साथ जुड़ जाता है। तो इसके कंपोनेंट हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और अगर हम नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो नॉन कमर्शियल यानी गैर व्यवसायिक हैं ये, मतलब इसमें व्यवसायीकरण नहीं है इसका, ये घरेलू प्रयोग के लिए है। मोस्टली डोमेस्टिकली हम इसको यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली ये ज्यादातर कंजप्शन यानी उपभोग के मकसद से इनको यूज किया जाता है। तो इसके कंपोनेंट्स हैं फायरवुड है, एनिमल वेस्ट है और एग्रीकल्चर वेस्ट है। बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, जहां पर क्या है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत। तो यहाँ भी हमें नाम से क्लियर है कि परंपरागत यानी जिसकी परंपरा चली आ रही है, यानी लंबे समय से वो यूज में है या लंबे समय से हम इन एनर्जी के सोर्सेज को जानते हैं। तो ये एनर्जी सोर्सेज अपनी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नॉलेज और लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज का इनका एक बैकग्राउंड रहता है। और ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यहाँ पर बेसिकली इन्वायरमेंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज के बारे में बोधर नहीं किया जाता कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास है कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, जो लंबे समय से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी गैर परंपरागत, मतलब इनकी कोई ऐसे लंबी परंपरा नहीं रही है, बहुत समय से हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनको डेवलप ही इसलिए किया जा रहा है ताकि कन्वेंशनल सोर्सेज को हम रिप्लेस कर सके, उनके अल्टरनेट के फॉर्म में हम इसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए ये सोर्सेज ज्यादातर अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर है, यानी इनके ऊपर अभी रिसर्च की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज से ज्यादातर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह के सोर्सेज खोजे जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और हमारा काम भी हो जाए। तो इसमें जिन सोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में, वो हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोमास एक्सेट्रा। तीसरा जो कैटेगराइजेशन है वो है प्राइमरी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक। तो प्राथमिक जो स्रोत हैं ऊर्जा के, वो हमें
प्रकृति से एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हमें मिले हैं, प्रकृति से फ्री ऑफ एनी कॉस्ट हमें मिले हैं। और ये जिस फॉर्म में हमें मिले हैं हम उसी फॉर्म में ही इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसमें किसी तरह के कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या आते हैं हमारे, ज्यादातर इसमें है कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और गैस। जबकि जो फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो क्या है, वो एज फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब कि वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम कोयले से बना रहे हैं, कोयला प्राइमरी है, जैसे मिला है हमने उसको वैसे ही इस्तेमाल किया है। और अगर हम कोयले को एज इट इज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्राइमरी सोर्स है। बट जब हम कोयले को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कोयले से जब बिजली बनी है और बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फाइनल प्रोडक्ट कहा जाएगा या फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाएगा। बात करते हैं चौथे क्लासिफिकेशन की, कैटेगरी की, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं यानी नवीकरणीय, मतलब जिनको दोबारा से नवीनीकरण जिनका किया जा सकता है, दोबारा से जिनको जनरेट किया जा सकता है। तो ये वो सोर्सेज हैं जिन्हें ह्यूमन लाइफ स्पैन के शॉर्ट टाइम के अंदर ही हम रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है। सोलर एनर्जी तो हमारे पास अनलिमिटेड उसमें है कि हम वो खत्म ही नहीं होने वाली है, एटलीस्ट हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस के अंदर तो नहीं होने वाली है। लाखों वर्ष पड़े हैं अभी जहां सूर्य से हमें एनर्जी मिलती रहेगी। तो जब तक ये नेचुरल चीजें रहेंगी ये एनर्जी हमारे पास रहेगी, और ये किसी तरह का पोल्यूशन भी जनरेट नहीं करती है। तो मोस्टली ये है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री। और दूसरी तरह के जो सोर्सेज हैं वो है रिन्यूएबल। ये हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक में है, एक फाइनाइट स्टॉक है हमारे पास। जैसे कि कोयला है या पेट्रोलियम है, कि अगर हम कहें कि इतने लाख मिलियन टन हमारे पास कोयला है या इतने लाख मिलियन टन हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम है, तो जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं एक टाइम ऐसा होगा कि ये स्टॉक हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो इनको रीजनरेट कर पाना इतना आसान नहीं होता है, एटलीस्ट जो शॉर्ट टाइम स्पेन है उसमें तो नहीं। ये रीजनरेट हो सकते हैं पर इसमें लाखों वर्ष का समय लग जाता है, तो वो हम अपने जीवन अवधि में नहीं देखने वाले हैं। तो ये रीजनरेट इनको नहीं किया जा सकता है शॉर्ट टाइम स्पेन के अंदर। इसमें कोयला और पेट्रोलियम आता है और ज्यादातर ये पोल्यूशन क्रिएटर्स हैं। अब बात करते हैं कि एनर्जी का स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर। यहाँ पर हम एनर्जी स्टेटस में मेनली जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सेक्टर्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो है सेंटर लेवल पर, सेंट्रल सेक्टर में, स्टेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। और चार अलग अलग सोर्सेस से, चार अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है। वो है थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो आप अगर इस टेबल को हम ध्यान से देखें, हम फाइनल जो टैली है इसकी यानी ऑल इंडिया लेवल पर हम ध्यान से देखें, तो इंडिया के अंदर 2018 के इन आंकड़ों के अनुसार 3,44,718.61 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। इसमें से जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, थर्मल एनर्जी का है, यानी कि कोयले से बनने वाली बिजली का है। वो है 2,21,802.59 मेगावाट। और इसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर सिर्फ सेंटर है, स्टेट और प्राइवेट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को अभी तक भारत के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया है, वहां पर प्राइवेट अभी नहीं किया गया है इसको। हाइड्रो एनर्जी से भी हमें काफी कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। और रिन्यूएबल सोर्सेज पहले से काफी इम्प्रूव किए हैं हमने, आप टेबल के अंदर देख सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज में हमने काफी इम्प्रूवमेंट आई है। तो 70,648.60 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, या कितनी हमारे पास है 2018 के आंकड़ों के अनुसार इंडिया में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे
टाइप की, यानी कि दूसरी तरह का क्या है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी प्रकार कौन सी है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयर करना। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो एक से दूसरे तक मैसेज पहुंचाने का काम करती हैं, चाहे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो, एक फर्म से दूसरी फर्म को हो, या फिर एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन को हो। और कम्युनिकेशन का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, क्योंकि प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचना प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड, ये बहुत नेसेसरी होता है, तभी जा करके जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो पॉसिबल हो पाती है। तो कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक पोस्टल सर्विसेज के जरिए है, दूसरा टेली कम्युनिकेशन के जरिए है। तो इंडिया में जहां तक हम पोस्टल सर्विसेज की बात करें, तो इंडिया में पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी 1968 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी। और पोस्टल सर्विसेज में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, जो सूचना को हम शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, उसके लिए लेटर, पैकेजेस, कुरियर्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस और कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत होती है। दूसरे जो पार्ट है वो है टेली कम्युनिकेशन। जो टेली कम्युनिकेशन है, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है इंफॉर्मेशन का, वो वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फिर टेलीफोन कॉल्स हों, या फिर वो टेक्स्ट मैसेजेस हों, चाहे मेल्स के जरिए हों, चाहे वॉइस मैसेजेस के जरिए हों, या फिर वो वीडियोस के जरिए हों, वीडियो कॉल्स के जरिए हों। तो इस तरीके से भी हम सूचना का जो रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन के लिए, कंजप्शन के लिए, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। तो टेली कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। बात करते हैं कि इंडिया में टेली कम्युनिकेशन का स्टेटस क्या है। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने रहे हैं टेली कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये डाटा 1996 से लेकर के 2016-17 का है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेलुलर सब्सक्राइबर्स हैं वो 96 के अंदर सिर्फ 0.34 लाख थे, जबकि फिक्स लाइन सब्सक्राइबर्स 144 लाख थे और टोटल 144.34 लाख थे। अब आप इस टेबल के अंदर ध्यान से देखेंगे तो जो सेलुलर सब्सक्राइबर्स हैं वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है डेटा तो 2016-17 का, उसमें 11,706 लाख सेलुलर सब्सक्राइबर्स हैं। जबकि आप देखेंगे तो फिक्स लाइन सब्सक्राइबर्स में आप पाएंगे कि शुरू में फिक्स लाइन सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए हैं, 144 से 321 हुए, 347 हुए, लेकिन उसके बाद कम होने लगते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि अब फिक्स लाइन की बजाय हमारा जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, हमारी जो पसंद है वो सेलुलर, जो भी मीडिया है, सेलुलर मीडिया के जरिए अब हम इंफॉर्मेशन को शेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय के फिक्स लाइन के। तो आप देख सकते हैं कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब क्या है हमारा? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फिजिकल मूवमेंट, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो ह्यूमन की हो। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें फैसिलिटेट करती है, किस प्रोसेस के लिए फैसिलिटेट करती है? फिजिकल मूवमेंट के लिए, ऑफ गुड्स एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो आना जाना है, फिजिकल मूवमेंट है, चाहे वो लोगों की है, चाहे वो वस्तुओं की है, वो पॉसिबल हो पाती है ट्रांसपोर्टेशन से। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपके जो भी सड़कें भी उसके अंदर आएंगी, क्योंकि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ना सिर्फ हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए बल्कि सड़क भी होनी चाहिए जिसके ऊपर चला जा सकता है। तो रोड्स भी चाहिए और व्हीकल्स भी चाहिए। इसी तरह से रेल के जरिए अगर हम मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हमें रेलवे ट्रैक भी चाहिए, हमें रेलवे स्टेशन भी चाहिए, हमें रेलगाड़ियां भी चाहिए। इन द सेम वे
अगर हम बात करते हैं कि हमें वाटरवेज के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो वहां पर भी पोर्ट्स भी चाहिए हमें, और हमें उसके लिए फिर शिप्स भी चाहिए। तो चार तरह की ट्रांसपोर्टेशन है: रेलवेज या रेल ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। द सेम वे अगर हमें बाय एयर मूवमेंट करना है गुड्स का और ह्यूमन का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एयरपोर्ट चाहिएंगे, उसके लिए हमें एयरक्राफ्ट चाहिएंगे। तो ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें किसका हिस्सा मानी जाती हैं? ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा मानी जाती हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानी जाती हैं। अब तक की इसमें हमने जो जो चीजें अभी देखी हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या ये कहे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो इसके की फैक्ट्स क्या हैं, क्या क्या बातें इसमें गौर करने लायक हैं जो हमें पता होनी चाहिए? वो ये है कि जितना हमारा टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, उसका 67% कहाँ से आता है? कोल से आता है। और अगर हम पेट्रोलियम के बारे में बात करें, क्योंकि पेट्रोलियम हमारे पास पेट्रोलियम एनर्जी है, फ्यूल एनर्जी, तो पेट्रोलियम का हमारा 2019 का जो कंजप्शन का आंकड़ा है वो है 211.03 मिलियन मीट्रिक टन। और इसमें से हम सिर्फ 16% ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी का हम सारा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, खाड़ी देशों से या फिर अरब कंट्रीज से। और इंडिया का जो पेट्रोलियम का कंजप्शन है, उसमें इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड रैंक है इंडिया का। और अगर हम गैस के कंजप्शन के अंदर बात करें, तो गैस का कंजप्शन इंडिया में कितना है? 17,53,143 मिलियन क्यूबिक फीट। और यहाँ पर भारत की रैंकिंग 14वीं है, 14th रैंक है वर्ल्ड वाइड इंडिया का नेचुरल गैस के कंजप्शन के अंदर। और इंडिया इलेक्ट्रिसिटी का पूरे वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, यानी पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हम बिजली का निर्माण करते हैं, बिजली पैदा करते हैं और प्रयोग भी करते हैं। बात है कि हमारी टोटल कितना उत्पादन है बिजली का, टोटल जो कैपेसिटी है ग्रिड की इंडिया के अंदर, वो है 373.436 गीगावाट। और ये जो डेटा है ये 31 अक्टूबर 2020 के बेस पर है। तो अभी तक तो हमने बात की इस पूरी वीडियो के अंदर कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या टाइप्स हैं, क्या सोर्सेज हैं एनर्जी के। हमने बात की कि इंडिया में क्या स्टेटस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब हम फाइनली बात करेंगे कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है। तो किस तरीके से प्रभावित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, यानी उत्पादकता को बढ़ाता है। किस तरीके से बढ़ाता है कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या होगा कि हम वही ट्रेडिशनल जो तरीके थे हमारे, यानी हैंडलूम के जरिए काम करेंगे, और हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ लोकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए होगा। तो नेचुरली उत्पादन का जो लेवल होगा वो भी छोटा होगा, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो हम दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन अगर ये सब चीजें हमारे पास हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम पावर लूम का इस्तेमाल करेंगे। और नो डाउट कि पावर लूम की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो हैंडलूम से काफी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर मशीनों का प्रयोग किया जाएगा और मशीनों को बिजली से ऑपरेट किया जाएगा, तो उससे उत्पादकता बढ़ती है। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो उत्पादन हुआ है उसको फार ऑफ प्लेसेस पर, दूर दराज तक पहुंचा सकते हैं, तो मार्केट का साइज एनहांस हो जाता है। तो इस तरीके से उत्पादकता बढ़ती है, फिर वो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो। कृषि में भी आप देख लीजिए कि जब हम ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे थे और हम पूरी तरह से किस पर डिपेंड करते थे, रेनफॉल पर अगर हम डिपेंड करती है एग्रीकल्चर किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा कि जो उत्पादन है वो कम होगा, क्योंकि तभी बिजाई की जा सकेगी जब बारिश होगी। और अगर समय पर बारिश नहीं होती तो बीज भी नहीं बोया जाता है, या लेट बोया जाता है, तो उत्पादन कम होता है। लेकिन अगर हमारे पास परमानेंट मीन्स हैं इरिगेशन के, जैसे कि नहरों का निर्माण कर दिया गया है,
और ट्यूबवेल है हमारे पास, कि हम उनसे क्या कर सकते हैं, इरिगेशन किया जा सकता है, सिंचाई की जा सकती है फसलों की। तो अब हमें बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता है बस फसलों की बुआई के लिए। तो हम बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, जो परमानेंट मीन्स हैं इरिगेशन के, उनका इस्तेमाल करते हैं और उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से जो ये सारा जो सेटअप है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसने क्या किया है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। और इस तरीके इन्हीं सब चीजों की वजह से आज हम डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में हैं भी। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि कृषि के फील्ड में इरिगेशन क्या है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी जरूरत होती है। अगर हमारे पास सिंचाई की सुविधाएं नहीं है तो हम उत्पादन के बारे में नहीं सोच सकते कृषि के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा और किस तरीके से हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, इन्वेस्टमेंट इंड्यूसमेंट का काम करता है। ये एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। अगर किसी एरिया के अंदर सड़कें बनी हुई हैं, वहां पर कनेक्टिविटी है, वहां पर कम्युनिकेशन है, यानी कि जो फोन कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अपने आप ही होने लग जाती है। और अगर हम एक ऐसे एरिया की कल्पना करें कि जहां पर ना तो सड़कें बनी हुई हैं, ना वहां पर उत्पादन कर पाना आसान है, ना वहां पर बिजली है, तो वहां पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। वहां पर कोई भी उद्यमी जो है वो निवेश करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर ये सब चीजें हैं, तो वहां पर अपने आप ही उद्यमी निवेश करने के लिए तैयार रहते हैं और निवेश बढ़ता है। तो एक जो थ्योरी है, डेवलपमेंट की थ्योरी है, इन अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, असंतुलित विकास सिद्धांत, उसमें भी यही बात की गई है कि अगर हमें इकोनॉमी में ग्रोथ करनी है तो हमें उसे अनबैलेंस करना होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। तो जब हम आधारभूत संरचना का विकास करेंगे तो उसकी वजह से निवेश अपने आप ही, जो निवेशक है, जो उद्यमी है, वो अपने आप ही प्रोत्साहित होंगे निवेश करने के लिए। तो बाकी चीजों का प्रोडक्शन अपने आप होने लगेगा। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन में लिंकेज जनरेट करता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक इंडस्ट्री की जो का उत्पादन है वो दूसरी इंडस्ट्री के उत्पादन के अंदर हेल्पफुल होता है, उसको बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से एक लिंकेज जनरेट होता है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के अंदर। एक ऐसा व्यावसायिक वातावरण तैयार होता है जहां पर सभी उद्योग एक दूसरे में उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ट्रांसपोर्टेशन को हम डेवलप कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो अपने आप विकसित होने लग जाएंगे, कि जहां पर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो जो उससे संबंधित वहाँ जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप डेवलप होने लग जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिल रहा है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप डेवलप होने लग जाती है। तो इस तरीके से एक लिंकेज जनरेट हो जाता है, संबंध बनता है विभिन्न उद्योगों के बीच में। तो उससे विकास को बढ़ावा मिलता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है। फिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट साइज को इनहांस करता है, मार्केट साइज को बड़ा करता है। अगर किसी भी इकोनॉमी को लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब मार्केट का साइज बड़ा हो। अगर एक व्यक्ति को एक छोटे से एरिया के लिए एक छोटी सी मार्केट, मतलब जहां पर क्रेता विक्रेता बहुत कम है, डिमांड कम है, वहां पर अगर उसे उत्पादन करना है तो वो छोटे स्तर पर उत्पादन करेगा। लेकिन अगर वो अपनी वस्तुओं को दूर दराज तक बेच सकता है, भेज सकता है, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी बेच सकता है, तो क्या होगा, उसके लिए मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो गया। तो वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। और ये पॉसिबिलिटी तभी है जब हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हम उन वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दूर दराज तक, या हमें कम्युनिकेशन के जरिए हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और वहां के लिए भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। मार्केट का साइज बड़ा होगा और हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, और किसी भी इकोनॉमी के आर्थिक विकास के अंदर सहयोग मिलेगा।
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी टू वर्क को इन्हांस करता है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप है वो पूरा रेडी है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, हमारे पास कम्युनिकेशन भी है, हमारे पास मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब चीज़ें हैं, तो जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो एबिलिटी टू वर्क है वो भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगर उसे पुरानी मशीनों के साथ काम करना है, अगर उसे हैंडलूम के ज़रिए काम करना है, या उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस हैंडलूम पर काम करना है, तो उसकी उत्पादकता कम होगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति पावर लूम के साथ काम करता है तो उसकी भी उत्पादकता बढ़ती है। तो एक व्यक्ति की जो एबिलिटी टू वर्क है वो इम्प्रूव होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और इस तरह से जब एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, तो पूरी इकोनॉमी की भी जो उत्पादन है वो बढ़ेगा और विकास होगा। फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देता है। जैसे एक देश के अंदर अगर हम घरेलू निवेश की बात करें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं हो सकता, तो विदेशी निवेश तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी विदेशी निवेशक ऐसे देशों के अंदर निवेश करना पसंद नहीं करेंगे, निवेश करना नहीं चाहेंगे जहां पर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर रेलवेज नहीं है, जहाँ पर एयरवेज नहीं है, जहाँ पर अगर उन्हें वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश पर में पहुंचाना है तो शिप नहीं है, उनके पास पोर्ट्स नहीं है, तो ऐसे देश में कोई भी जो विदेशी निवेशक है वो निवेश करना नहीं चाहेगा। तो अगर हमें विदेशी निवेश को अपने देश में इनवाइट करना है, अगर हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, हम या कोई भी इकोनॉमी चाहती है वो ज्यादा से ज्यादा आए, तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना होगा। वो चीजें होंगी तो अपने आप ही जो विदेशी निवेशक हैं वो अट्रैक्ट होंगे कि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर आकर के निवेश करें। आप देख लीजिए कि हम प्रेजेंट टाइम में भी हम क्या कर रहे हैं कि विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे हमने ऐसे जो है एक्सपोर्ट जोन्स बना रखे हैं, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स हैं, या हमने प्रोडक्शन कॉरिडोर्स बना रखे हैं। ये सब चीजें क्या हैं, जो इस तरीके के जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सभी क्या है, वहां पर यही तो किया गया है कि सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सभी वहां पर तैयार करके दी जाती हैं। तभी जा करके वहां निवेश को करते हैं, निवेशक उद्यमी प्रोत्साहित होते हैं निवेश करने के लिए। तो अब हम अच्छे से जान गए कि किस तरीके से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है डेवलप किसी इकोनॉमी के अंदर, वो विकसित है, एक अच्छे स्तर पर है, तो उसका विकास होगा ही। और अगर नहीं है तो फिर हम विकास में पिछड़ते चले जाएंगे, हमारा विकास धीमी गति से होगा। तो जितनी तेजी से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और लास्ट में ये कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।